नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे जो बाइडन का यहाँ पर विजिट हुआ इसराइल के अंदर, कई सारे कंट्रीज वेट करके बैठे थे कि भाई बाइडन की तरफ से कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि भाई बस अब बहुत हो गया। अब यहाँ पर मैं इसराइल को कहना चाहता हूँ कि इस टाइप की सिचुएशन को छोड़ दो, हमला करना छोड़ दो। जो भी हमास ने किया, आपने भी यहाँ पर अटैक करके कई सारे हमास के मतलब आतंकियों को मार दिया है। कई सारे सिचुएशन मतलब इस टाइप की जो लोग थे वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो बाइडन ने पूरा का पूरा इसराइल का फेवर लेते हुए यहाँ पर ये इस चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर दिया कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो वैसे तो अगर आप किसी भी इंडियन से पूछो तो यही बात आएगी कि जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बाइडन का जो स्टांस है वो दुनिया देखना चाहती थी। और हम सबको पता है कि इसराइल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना सपोर्ट है अमेरिका का। इस लेवल का सपोर्ट है कि कई सारे कंट्रीज ये कंपेयर करते हैं कि भाई देखिए, मैं भी इसराइल हूँ इस कंट्री का। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान इज अ चाइनाज इसराइल। तो कहने का मतलब ये है कि ये वॉर और भी चलने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तार साहब, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जितनी हलचल मची हुई है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे आ रही है, लेकिन पता तो ये चला है कि आज अमेरिका ने वीटो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इस जंग को जारी रहना चाहिए। इट मींस कि ये जो इसराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है इसको जारी रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स तो अमेरिकन ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ तारड़ साहब, देखा जाए तो जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन को स्नब किया है अरब लीडर्स ने, बिकॉज अगर आज बाइडेन साहब मिलते अरब लीडर्स को तो इन इन ममालिक में तो कहा जाता है कि शायद अरब स्प्रिंग जैसी कोई मूवमेंट शुरू हो जाती, और ये लीडर्स इतने जोगे नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर सकते। अमेरिका में क्या टेम्परेचर है तारड़ साहब? सुना है वहाँ पे भी कैपिटल हिल में बहुत कुछ हो रहा है। हमें बताएं कि इस वक्त जारी बात है ये अमेरिका ही मेक एंड ब्रेक कर सकता है। जो अमेरिका करेगा वही मिडल ईस्ट में होगा। तो आप बताएं वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है सर? मैं इस सारे को सम अप करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दिन का टाइम है यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, और यहूदी जो खासकर उन्होंने शर्टें पहन रखी हैं, तकरीबन 50 से 70 के करीब है, उन शर्टों पे लिखा है कि ज्यूज सेज सीज फायर, और उन्होंने सीज फायर के बड़े बड़े बैनर उठाए हैं इस वक्त, और कैपिटल डोम के अंदर बैठे हैं। उनको अभी थोड़ी देर पहले वार्न किया है कैपिटल पुलिस ने कि आप चले जाएं। जो कुछ तो चले गए हैं, और लेकिन कुछ को अभी अरेस्ट भी कर रहे हैं, और वो उनमें देखा जा रहा है ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं जो कि अपने एक मखसूस लिबास में होते हैं, वो भी उनके साथ हैं कई। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सीज फायर करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है वो इसको किस तरीके से देख रहा है। मैं आज सुबह जब उठ के मैंने वो हस्पताल के हॉस्पिटल, अल हाली हॉस्पिटल के ऊपर जो हादसा वहां पेश आया, जब उसको मैं उसको मजीद देखने की कोशिश की है, तो ज्यादातर इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया है उसको कह रहा है कि सब ब्लेम गेम इस तरीके से कि कुछ लोग जो दूसरे कुछ न्यूज आउटलेट कहते हैं कि इट वाज एयर स्ट्राइक। साथ ही बीबीसी और दूसरे न्यूज के ऊपर जो ज्यू उनकी आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस उनका जो अपना फोर्स है, उनके जो बड़े बड़े अफसरान ने आके शवाहिद पेश किए हैं। बल्कि आज उन्होंने हमास की कम्युनिकेशन को भी रिलीज किया है कि किस तरीके से वो वहां हमास पहले लोगों को कह रही थी कि आप हॉस्पिटल जाएं। उनकी ऑडियो टेप्स जो है वो कुछ लीक की हैं। दो मैं मेंशन करना चाहूंगा, दोनों साइड के सिक्के के दोनों रुख। एक तो एक डॉक्टर साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा है कि हमें 2 दिन से कहा जा रहा था कि आप इस हॉस्पिटल को खाली कर दें क्योंकि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हमने वो खाली नहीं किया, तो उन्होंने अटैक कर दिया। ये एक वर्जन थी। दूसरी वर्जन जो आज सुबह से जो इजराइल का डिफेंस डिपार्टमेंट है वो पेश करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक जिहाद का मिस फायर हुआ है, और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की वो भी रिलीज की है जिसमें वो मिस फायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। दूसरा, जो बाइडन का जो दौरा था उसको कहा जा रहा है कि दिस वाज बाइडन्स मिशन इम्पॉसिबल, इसका नाम दिया है। अब मैं उसमें मजीद जो इसको डिटेल फर्दर तो बताना चाहता हूं वो ये है कि चीमा साहब, फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया था वो भी कंडेमेबल है, उन्होंने भी सिविलियन को किया है। आर्मी को जाके टेक ओवर कर लेते, तुम आप दहशतगर्द हो,
व्हाट द सिविलियन गॉट टू डू विद इट? आज जो 500 लोग जो गाजा में मारे गए हैं वो भी सिविलियन है बेचारे, उनका क्या लेना देना है? तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे कि इसके बाद इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लान बी इनके पास क्या था? 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे, खाने कहां खाएंगे? इस वक्त जो मैं बात बताना चाह रहा था चीमा साहब, सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। आज जो कैलकुलेशन है सिर्फ 3 दिन का राशन बचा है। यहां पे कुछ मीडिया बता रहे हैं कि पानी खोल दिया गया है, कुछ अभी कह रहे हैं कि पानी नहीं खोला। 168 ट्रक जो है, 168 ट्रक जो रफा बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अभी तक वहीं खड़े हैं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। अब आगे मैं मजीद अभी बातें आपको बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका को स्नब तो किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको बल्कि मैं ब्लेम करूंगा कि इसमें सारी गेम के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर लूजर कौन है? तो वो अमेरिका लूजर है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज मैं दूसरी एक और बात, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त जद्दा में बैठे और वो अपने सऊदी जो है उनके साथ बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उसमें फिर लूजर अमेरिका है कि अगर वो दोनों, उनको चाइना ने इकट्ठा किया है। पहले ये सारी चीजें कैंप डेविड में होती थी, लेकिन चाइना ने ईरान को, सऊदी अरेबिया को साथ इकट्ठा बिठाया और टुडे आर सिटिंग। आज अगर वो इकट्ठे होकर प्लान कर लेते हैं तो अल्टीमेटली दे विल बी वर्किंग अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक दूसरा धचका है। आगे उसमें मैं मजीद जो बात करना चाहूंगा कि मिडल ईस्ट के अंदर मुझे एज एन अमेरिकन एक तशवीशनाक चीज है। चीमा साहब देखें, मिस्र, फलस्तीन, आपके जो थे पीएलओ के लीडर और जॉर्डेनियन किंग, इन्होंने मिलना था अमान के अंदर, जिसको बाइडन साहब ने जाना था वहां मिलने। टोनी बिल्कन साहब ने जाहिर चलाना है, बाइडन साहब तो बेचारे जो उनके सामने रख देते हैं वो पढ़ देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपके देखने वालों को बैकग्राउंड का बताना चाहूंगा कि जॉर्डन जो है 1950 से लेकर आज तक अमेरिका उनको $20 बिलियन दे चुका है और आइंदा फ्यूचर के 5 सालों में $6.5 बिलियन की कमिटमेंट है अमेरिका की उनके लिए। अब मैं साथ दूसरी साइड पे जाना चाहता हूँ, इजिप्ट, जो कि एक अमेरिकन एलाय समझा जाता है। 1978 से लेकर अभी तक $50 बिलियन की मिलिट्री एड दी जा चुकी है, $30 बिलियन की इकोनॉमिक एड दी जा चुकी है। अब उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि 1994 से आज तक फलस्तीनियों को $5.2 बिलियन अमेरिका दे चुका है, $6 मिलियन उनको हर साल देता है। और अभी जो बाइडन साहब सोच रहे थे कि वेस्ट बैंक का दौरा करेंगे, $312 मिलियन का पैकेज देने के लिए जा रहे थे। अब मैं इस पे ये बता ये रहा हूं कि इन्होंने स्नब तो किया है अमेरिका को, लेकिन मेरा ब्लड एंड स्वेट वहां जा रहा है एज एन अमेरिकन। उन्होंने जो कुछ भी है, आगे चलें वो फ्यूचर में देखें कि किस साइड पे जाएंगे। जो आज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग उनकी हुई है, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूंगा कि बाइडन साहब चाहते क्या है। बाइडन साहब ये चाहते हैं कि एक तो इमदाद फौरन दी जाए, उनका पैसा ही दिया जाए, इमदाद पहुंचे उनको। ग्राउंड इन्वेजन उनका पहला चॉइस है कि ना की जाए। अगर ग्राउंड इन्वेजन की जाएगी तो ये वार स्पिल ओवर करेगी, ईरान इसमें एंटर होगा, हिजबुल्लाह इसके अंदर एंटर होगा। लेकिन साथ अगर उनके पास, उन्होंने इफ और बट भी है इसमें मौजूद कि अगर ग्राउंड इन्वेजन की जाती है, अगर करे इजराइल, लेकिन उसमें दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि सिविलियन जिंदगियां जो है वो ज्यादा खराब ना हो। तीसरा पॉइंट जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो विश लिस्ट है वो ये है कि अरब ममालिक फलस्तीनी मुहाजिरीन को संभालने के लिए तैयार हो। ये 3 विश लिस्ट बाइडन साहब लेके वहां गए थे, लेकिन वो सारा, जिस तरह मैंने बताया कि अब तो वो जो हॉस्पिटल के हादसे के बाद ये सारा कुछ खराब हो चुका है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस अपहिल बैटल। अब उसमें इनका पहले प्लान था फलस्तीन, इनका पहले प्लान था वेस्ट बैंक जाने का, वहां जाके 312 मिलियन की अनाउंसमेंट करने का, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है कि आप प्लीज यहाँ पे ना आए। अब इसको अगर देखा जाए तो आज इट्स अ वेरी टफ डे फॉर मुस्लिम्स, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज जो है इस वक्त वो अपनी ओपिनियन चेंज कर रहे हैं इस हस्पताल के हादसे के बाद। ईरानी तो अल्टीमेटली, ईरान इज द कंट्री जो ओपनली इस चीज को पहले ही उनकी अपनी एक हार्ड लाइन मौजूद है।
आज जिन ममालिक के अंदर जुलूस इस वक्त निकल रहे हैं, अमेरिकन, आज वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिकन इस वक्त कंसर्न है, उनकी एम्बेसी जो लेबनान के अंदर है बैरूत में, और दूसरी एम्बेसी के बारे में उन्हें जो खदशात है अमान है। इस वक्त अमेरिकन या वेस्टर्न मीडिया जो है बल्कि वो लेबनान की एम्बेसी को बेनगाजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इन चीजों को अमेरिकन हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये ना हो कि जो हादसा बेनगाजी में हुए थे उसमें हो। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने बैरूत की एम्बेसी का मैंने स्ट्रक्चर देखा है, जो इस वक्त वहां पे जो लोग हैं मुजाहरे करने वाले, उनको एम्बेसी से काफी दूर रखा गया है। जो मैंने वैसे कल मेरे लिए जो मैं कल भी इस पे काफी स्टडी करता रहा हूं, जो ममालिक इस एक और बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा कि कोलंबिया ने आज इजराइल के एम्बेसडर को वहां से निकाल दिया है, बल्कि उन्होंने उनको कहा था कि जाने से पहले आप माफी मांग के जाएं, और वो माफी मांग के वहां से निकले हैं। तो इस वक्त जो कंट्रीज जो इस वक्त इजराइल को फलस्तीन को फ्रंट लाइन पे जाके सपोर्ट दे रहे हैं, बिलखसूस हमास के साथ, उनमें ईरान पहले नंबर पर है, सीरिया दूसरे नंबर पर है, कतर और टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये दे आर स्टैंडिंग फर्म विद हमास। और बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि कल मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने भी स्पीच दी थी। उन्होंने भी इजराइल को काफी कड़े हाथों लिया है उन्होंने। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वोकल हैं इस सपोर्ट के अंदर, वो गास्तावो पेट्रो जो कोलंबिया के हैं, उन्होंने आज के इजराइल को नाजियों के साथ उन्होंने उनको जोड़ा है। बल्कि उन्होंने ये कहा है अपनी स्पीच में कि नाजी भी उस वक्त जो थे वो ज्यूज को जानवर कहते थे, और आज किसी ने पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अंदर से किसी ने जो हमास थे उनको जानवर कहा है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के जो लीडर हैं उन्होंने भी स्पीच दी, बल्कि उन्होंने स्पीच देने से पहले फलस्तीन का जो एक टिपिकल उनका स्कार्फ है वो अपने गले में डाल के उन्होंने उसकी स्पीच दी और काफी कंडेम किया इजराइल को।